नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। प्रथम श्रेणी विख्याता भर्ती की जलवायु व समुद्र विज्ञान यानी जलवायु विज्ञान के अंदर एक नया बिंदु जो है वो ऐड किया गया है, जिसका नाम है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। आज हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि क्या क्या प्रमुख बातें हैं ह्यूमिडिटी में यानी आर्द्रता में, और इसका वितरण किस प्रकार से है, किन क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा है, किन क्षेत्रों में कम है, कितने प्रकार की आर्द्रता है, कौन सी आर्द्रता तापमान के घटने या बढ़ने पर अपना प्रभाव डालती है। तो ह्यूमिडिटी पर बात शुरू करते हैं, आर्द्रता पर बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्द्रता होती क्या है? तो पहली बात तो वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को, वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। पहले हम आर्द्रता के बिंदु में वायुमंडल के संगठन में बात करके आए हैं, जहां जल वाष्प संगठन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे पृथ्वी का प्राकृतिक कंबल कहते हैं। और इसका जो है प्रमुख जो बिंदु, जो प्रमुख महत्व है इसका, प्रमुख जो इसका महत्व है वो यह है कि यह पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाती है। तो क्या प्रमुख बातें हैं आगे चलिए। आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं आर्द्रता के मापन के लिए। यह बात याद रखेंगे। इसी के साथ इसी के अंदर प्रमुख इसको मापने की जो इकाई है वो है ग्राम घन सेमी। ग्राम घन सेमी में आर्द्रता को मापा जाता है। आगे इसी में विशिष्ट बात कि विश्व में औसत आर्द्रता जो होती है, विश्व में जो औसत आर्द्रता है वो लगभग 2% है। कितने प्रतिशत है? 2% है। तथा हमेशा आर्द्रता का मान जो है वो 0 से 4% के मध्य होता है। 0 से कितने प्रतिशत के मध्य होता है? 0 से 4% के मध्य होता है। विश्व में सर्वाधिक आर्द्रता, दोनों बिंदु ध्यान रखने वाले हैं, विश्व में सर्वाधिक आर्द्रता जो है वो 4% होती है। इसका मान 4% है। और क्षेत्र आए तो ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आर्द्रता सर्वाधिक पाई जाती है। इसी के साथ न्यूनतम आर्द्रता जो है वो 1% से कम होती है। और किन क्षेत्रों में होती है यह ध्यान रखेंगे। यह होती है उपोष्ण मरुस्थलों में या शीत प्रदेशों में। और शीत प्रदेशों में भी मैं कौन से प्रदेशों की बात करूंगा? हिमाच्छादित प्रदेश। हिमाच्छादित प्रदेश। तो पहली बात, आर्द्रता, वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसे आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसे व्यक्त करने का मात्रक ग्राम घन सेमी है। सर्वाधिक आर्द्रता 4% भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और न्यूनतम आर्द्रता 1% से कम होती है उपोष्ण मरुस्थलों या शीत प्रदेशों में या हिमाच्छादित प्रदेशों में। औसत आर्द्रता विश्व की कितने प्रतिशत है? 2% है। और इसका मान हमेशा 0 से 4% के बीच में ही रहता है। आगे मेन बात, आर्द्रता पर एक और बिंदु, 50% आर्द्रता 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है क्षोभ मंडल में, जबकि 99% आर्द्रता 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है वायुमंडल में। दो बातें ध्यान रखेंगे कि जलवाष्प यानी आर्द्रता की मात्रा जो है वो
50% तो 2 किलोमीटर में और 99% जो है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलती है। पहले ये सामान्य आर्द्रता का विवरण। अब आर्द्रता के बारे में कुछ विशिष्ट बातें हैं। पहली बात हम जो ध्यान रखेंगे, अभी हमने बात की कि सर्वाधिक आर्द्रता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में महासागरीय भाग अधिक है और सूर्य यहां वर्ष भर क्या चमकता है, सीधा। महासागरीय भाग अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है और आर्द्रता भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जबकि इसके विपरीत हमने ये बात की कि ध्रुवीय क्षेत्रों में आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। अब भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से किस ओर जाएंगे, यानी ये 0 डिग्री और यहां 90 डिग्री, तो यहां सर्वाधिक आर्द्रता है, यहां न्यूनतम। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता कम होती है। पहला बिंदु, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात, विषय में सर्वाधिक आर्द्रता। पहले तो हमने बात की भूमध्य रेखीय क्षेत्रों वाइज, अब हम अक्षांशों की दृष्टि से देखेंगे। विषय में सर्वाधिक आर्द्रता अक्षांशों में बात करें तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होती है। अब यहां आर्द्रता क्यों सर्वाधिक है? अभी हमने बात की कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय भाग अधिक है और महासागरीय भाग अधिक होने से दूसरा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या चमकती हैं, सीधी चमकती हैं। तो इन क्षेत्रों में अधिक होने से, क्योंकि 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। क्या सर्वाधिक होता है? वाष्पीकरण सर्वाधिक, इसलिए यहां आर्द्रता भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता कम होती है। दूसरा, सर्वाधिक आर्द्रता 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। चलिए, ये सामान्य बातें थी इसके बारे में। अब हम आर्द्रता के प्रकारों पर बात करेंगे कि आर्द्रता के क्या क्या प्रकार हैं। आर्द्रता के प्रकार, और आर्द्रता के प्रकार 3 है कुल। पहली है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी है सापेक्ष आर्द्रता और तीसरी है विशिष्ट आर्द्रता। तो 3 प्रकार हैं, विशिष्ट, निरपेक्ष और सापेक्ष। अब इनमें हम मेन बिंदु पर बात करेंगे कि कौन सी आर्द्रता तापमान पर प्रभाव रखती है, कौन सी नहीं रखती, किसका विपरीत संबंध है, किसका प्रत्यक्ष संबंध है। इससे पहले हम एक बिंदु को जानेंगे, वो बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बिंदु है आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य, ये सारा जो खेल है वो इसी बिंदु का है। आर्द्रता सामर्थ्य किसी भी वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता को कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। शुष्क प्रदेशों का आर्द्रता सामर्थ्य सदैव ज्यादा होता है, जबकि आर्द्र प्रदेशों का आर्द्रता सामर्थ्य वैसे ही कम होगा। तापमान के बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ता है। गर्मी है, मौसम शुष्क हो रहा है, वहां आप आर्द्रता कितनी भी ऑब्जर्व की जा सकती है, जबकि शीत प्रदेशों में यह स्थिति क्या होती है, विपरीत होती है।
सदैव आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। बात ध्यान रखनी है, क्योंकि तापमान के साथ इसका संबंध जो है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी के महीने में आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाता है, वायु में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जबकि शीत प्रदेशों में यह स्थिति विपरीत या वर्षा प्रदेशों में स्थिति विपरीत होती है, वहां आर्द्रता सामर्थ्य ज्यादा नहीं होता। तो तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान के घटने पर आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। इसका प्रत्यक्ष संबंध है तापमान का आर्द्रता सामर्थ्य के साथ। तो पेपर में ढंग से पढ़ना है कि आर्द्रता सामर्थ्य का तापमान के साथ क्या संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। दूसरा, जब वायु में जितनी आर्द्रता धारण करने की क्षमता है उतनी हो जाए तो वायु क्या होती है, संतृप्त वायु कहलाती है। क्या कहलाती है, संतृप्त वायु। और इसी से क्या होनी शुरू होती है, वर्षा होनी शुरू होती है। यानी जब वायु में मौजूद जितनी आर्द्रता धारण करने की क्षमता हो उतनी आ जाए तो वायु संतृप्त हो जाती है, और वाष्प जो है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित होती है और वर्षा होनी शुरू होती है। तो एक ये बात। अब वही बात कि आर्द्रता सामर्थ्य भी अभी हमने बात की कि भूमध्य रेखा पर आर्द्रता सामर्थ्य सदैव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा है, आर्द्रता पहले ही ज्यादा है, इसलिए वहां आर्द्रता सामर्थ्य कम। जबकि उपोष्ण मरुस्थलों में आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा, और यह भी ऊपर से जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बिंदु है, हम अब अगले 3 बिंदु जो है वो इसी पर निर्भर करते हैं। सबसे पहली बात है निरपेक्ष आर्द्रता की, फिर बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता पर, और फिर बात करेंगे विशिष्ट आर्द्रता पर। निरपेक्ष आर्द्रता को सदैव जल वाष्प के भार के रूप में जाना जाता है। जल वाष्प के भार के रूप में जाना जाता है। अब इसका मेन बिंदु, मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है कि मान लीजिए किसी कमरे में ये जल की बूंद है और कमरा बड़ा हो जाए, जल की बूंद उस कमरे में उतनी ही रहेगी सदैव। यानी तापमान के घटने या बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कभी परिवर्तन नहीं आता है। इस कमरे में अगर मेरे पास 1 गिलास पानी है तो तापमान घट जाए या बढ़ जाए, पानी की मात्रा गिलास के अंदर उतनी रहेगी, चाहे वो कमरे में वाष्पीकरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमेशा जल वाष्प के भार के रूप में, यानी उसकी बूंद कितना एरिया घेरती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता का तापमान के घटने या बढ़ने पर, तापमान के घटने या बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता का तापमान के साथ कोई संबंध नहीं है। पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे। इसे भी ग्रेन घन फुट या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है, ये इसका मात्रक है। तापमान के घटने बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में वायु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु में यह क्या होती है, कम होती है रात के समय। अब जब इसका तापमान के साथ कोई संबंध नहीं है, तो अभी हमने बात की, तो इसका आर्द्रता सामर्थ्य के साथ भी कोई संबंध नहीं होगा। तो ना तो इसका तापमान से संबंध है, ना इसका आर्द्रता सामर्थ्य से संबंध है, दोनों से इसका कोई संबंध नहीं संबंध है भाई। ये बात भी ध्यान रखेंगे इस बात पर। अब वायु का आयतन बदले, वायु के आयतन यानी उसका एरिया बढ़ने से निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो सदैव कम होती जाती है। पहले इतने कमरे में 1 बूंद था, फिर बड़े कमरे में 1 बूंद हो जाएगी। तो वायु का अगर आयतन बढ़ जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता में क्या आती है, कमी आती है, वायु के आयतन के बढ़ने के कारण, ना कि तापमान के कारण। यह बात हम ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है सापेक्ष आर्द्रता।
सापेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब इसका मेन बिंदु क्या है, सूत्र है इसका, सापेक्ष आर्द्रता बराबर होती है सदैव निरपेक्ष आर्द्रता बटे में आर्द्रता सामर्थ्य गुणा में 100, और इसे सदैव प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और आर्द्रता सामर्थ्य के साथ इसका संबंध सदैव क्या होता है, विपरीत होता है। और तापमान के घटने बढ़ने पर, तापमान के घटने पर आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तापमान के साथ इसका तुलनात्मक संबंध पाया जाता है, और इसमें और आर्द्रता में, तापमान और आर्द्रता में इसमें विपरीत संबंध होगा भी। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, संघनन के जितने भी रूप बनते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात, तो तापमान के साथ इसका संबंध विपरीत होगा, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य अगर बढ़ेगा, आर्द्रता सामर्थ्य मतलब गर्मी की ऋतु बढ़ रही है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होती जाएगी। ठीक है, अब अगली बात, इसके अंदर ध्यान रखना है, संघनन के जितने भी रूप हैं, संघनन के सभी रूप सापेक्ष आर्द्रता पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। विशिष्ट आर्द्रता वायु के प्रति इकाई भार में, वायु के प्रति इकाई भार में मौजूद जल वाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। प्रति इकाई की बात आए तो विशिष्ट आर्द्रता होगी। इसे भी ग्राम घन सेमी में व्यक्त करेंगे हम। अब इसका मेन काम क्या है, विशिष्ट आर्द्रता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के जल की जो उपलब्धता है उसको इससे ज्ञात किया जाता है भी। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता द्वारा पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक जल संसाधनों का हम आकलन करते हैं। वही बात ये भी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर विशिष्ट आर्द्रता की मात्रा क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रति इकाई में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है और ध्रुवों में ये क्या है, कम है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भी विशिष्ट आर्द्रता कम होती जाएगी। एक बात ध्यान रखेंगे, स्टालर ने आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी कहा है, भूगोलवेत्ता की छड़ी कहा है। यह हमारा पहला बिंदु था। आर्द्रता कितने प्रकार की है, तो ध्यान रखनी है मेन बातें आर्द्रता के बारे में, कि पहले तो औसत 2%, सर्वाधिक भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 4%, सबसे कम उपोष्ण मरुस्थल या हिमाच्छादित क्षेत्रों में 1%। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता क्या होती जाती है, कम। हमारे वायुमंडल में 50% जलवाष्प 2 किलोमीटर और 99% जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी से किया जाता है। अगली बात, अगले बिंदु, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, आर्द्रता कम होगी। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आर्द्रता 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की मात्रा क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में आर्द्रता 3 प्रकार की है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। इसका तापमान से कोई संबंध नहीं है, तापमान के साथ विपरीत संबंध है। विशिष्ट आर्द्रता प्रति इकाई में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। अब इसमें इसका तापमान के साथ संबंध नहीं है तो आर्द्रता सामर्थ्य के साथ भी संबंध नहीं है। सिंपल सी बात, वायु में मौजूद जलवाष्प के भार को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। निरपेक्ष आर्द्रता के साथ आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात ज्ञात किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि विपरीत संबंध पाया जाएगा। ठीक है, और हमने एक आर्द्रता सामर्थ्य पर बात की कि वायु में मौजूद नमी धारण करने की क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है, और जब बराबर हो जाए बिल्कुल तो वायु संतृप्त हो जाती है, जिससे कि वर्षा होनी शुरू होती है। तापमान के घटने या बढ़ने पर इस पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारा पहला बिंदु था। क्या था, आर्द्रता, जो कि अभी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। इस बिंदु पर बात अगली कक्षा में हम किसी और बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।